हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी टूल कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ेंगे क्लास 12 का। ठीक है, कैपेसिटर्स पैरेलल में, सीरीज़ में, या अगर कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो तो उसको रिजॉल्व कैसे करके उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ टाइप्स दिखाऊंगा, अराउंड 5-6 टाइप्स। मतलब इसी में से, मतलब बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, इन्हीं के अंदर में से क्वेश्चन आ जाता है, स्पेशली एम्बोस में। ठीक है, तो कैपेसिटर तो सबको पता है। कैपेसिटर क्या है? इट इज़ ए डिवाइस विच हैज़ द एबिलिटी टू होल्ड चार्ज जो होल्ड कर सकता है वो डिवाइस को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, तो उसका अगर कॉम्बिनेशन बनाया जाए सीरीज़ में या पैरेलल में तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, उसके जो टाइप्स है वो हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट टाइप 1 अगर हम लोग देखें, टाइप 1 मतलब कौन सा? तो सिंपल आपका जो कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर्स का, या तो सीरीज़ में या पैरेलल में। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हम लोग के पास कैपेसिटर है 2 जो सीरीज़ में है। ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, दिस आर द टू एंड्स। सपोज इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C1, इसका है C2। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं इस सिस्टम का? अगर ये दोनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालेंगे तो हम लोग को पता है, अगर इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस है CE, ठीक है ना, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग द फार्मूला 1/CE, दैट इज द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस। CE है ये पूरे सिस्टम का, इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो ऐसे C क्या आ जाएगा? C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है ना, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। अब यहाँ पे अगर A और B ना देखे, अगर यहाँ पे किसी पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स से अगर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है, जो यही होगा, C होगा, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं है हम लोग को, जब तक इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालना है हम लोग को, हम लोग सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा C का, जो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा, तो ये दोनों कैपेसिटर को हम लोग क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल कैपेसिटर में। दिस इज A, दिस इज B। तो ये जो दो कैपेसिटर है इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग एक सिंगल कैपेसिटर से, जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होगा वो होगा CE, जो इक्विवेलेंट निकला इन दोनों का। इसका वैल्यू हम लोग को ये फार्मूला से मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया सीरीज़ में। अब अगर पैरेलल में लेंगे हम लोग, सपोज एग्जांपल लेते, दिस इज वन कैपेसिटर, दिस इज अनदर कैपेसिटर। ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? सपोज एक पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी कनेक्टेड है। या फिर यहाँ पे अगर आपको बोले कि यहाँ पे पॉइंट A है, यहाँ पे B है, A B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। सपोज इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C1, इसका है C2। ठीक है, हम लोगों को क्या पता है कि अगर कैपेसिटर ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं? इफ़ C इज़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो जब पैरेलल में होता है उसका फार्मूला क्या होता है? डायरेक्टली हम क्या करते हैं, उन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का सम कर देते हैं, दैट इज़ C1 प्लस C2 आएगा इसका, इस केस में पैरेलल में। ठीक है, तो CE का जो वैल्यू आएगा वो एक ऐसा कैपेसिटर होगा जो कैपेसिटर इन दोनों को रिप्लेस करके हम लोग को एक बनाना है। जैसे ये A था, ये B था। ठीक है, तो ये जो दो कैपेसिटर थे, इसके और इसके, इन दोनों को हम लोगों ने रिजॉल्व किया। ठीक है, ये दोनों को हम लोगों ने क्या किया? रिजॉल्व किया, सॉल्व किया करके एक कैपेसिटेंस का वैल्यू निकाला, वो क्या है? CE।
तो वो CE ये एक सिंगल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप 1 जो बेसिक है, जो एग्ज़ाम में आता ही है 1 मार्क का। ठीक है, टाइप 2 जो है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ये हो गया टाइप 1। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप 2। टाइप 2 में कैसा होता है, सपोज एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया हुआ है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया हुआ है, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी। अगर ए बी ना दे के डायरेक्ट किसी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करके दे, फिर भी उससे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, सिर्फ कैपेसिटर का वो करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। पोटेंशियल से हम लोग को मतलब नहीं है, बस एंड पता होना है कि यहाँ पे इस तरफ एंड क्या है, इस तरफ एंड क्या है, उन दोनों एंड के बीच में हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, सपोज इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका हो गया C2, इसका हो गया C3, इसका हो गया C4। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दो कैपेसिटर सीरीज़ में कब होता है, जब बीच में कोई जंक्शन ना हो। जैसे अगर हम लोग ये कैपेसिटर ले और ये कैपेसिटर ले, इन दोनों को हम लोग सीरीज़ में बोल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा एक कैपेसिटर ले, ऐसा एक कैपेसिटर ले, बीच में और एक कैपेसिटर ऐसे निकला हुआ हो, तो बीच में क्या हो गया, जंक्शन हो गया। तो ये दोनों क्या हो गया, सीरीज़ में नहीं हो सकता, बट ये क्या है, सीरीज़ में। ठीक है, तो ऐसे अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, C1 और C2 ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, बट C1 और C3 सीरीज़ में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसके बीच में जंक्शन है साइड में। ये अगर सीधा ऐसे होता, बीच में जंक्शन नहीं होता, तो फिर C1 और C3 हम लोग सीरीज़ में बोल सकते थे। बट यहाँ पे ये एक जंक्शन है, इधर एक जंक्शन है, इस पॉइंट में, इस पॉइंट में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व करके एक कैपेसिटर बनाएंगे, और इन दोनों को पैरेलल में जॉइन करके एक कॉम्बिनेशन बना के एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि C1 और C2 जो है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लेते हैं CE। ठीक है, अब दोनों किस में है, दोनों है पैरेलल में, तो दोनों का अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या होगा, सीधा ऐड करेंगे C1 + C2, है ना। सिमिलरली अगर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CE डैश ले लेते, C डैश अगर है इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इसका वैल्यू क्या होगा, दोनों पैरेलल में है, तो सिंपली क्या करेंगे, C3 + C4, है ना। दोनों को ऐड करके इन दोनों को हम लोग रिजॉल्व करके इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो अभी इन दोनों को हम लोग एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसका वैल्यू क्या होगा, जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, CE। ठीक है, सो लेट्स मेक द नेटवर्क। तो ये हो गया, ये कौन सा कैपेसिटर है, ये वो कैपेसिटर है जो हम इन दोनों को रिजॉल्व करके मिला हो। ठीक है, जिसका वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, इक्विवेलेंट का CE। तो ये कैपेसिटर जो है, इसका कैपेसिटेंस होगा CE, जिसका वैल्यू क्या आया हम लोग का, C1 + C2। ठीक है, और बाकी ये जो दो है कैपेसिटर, इन दोनों को रिजॉल्व करके एक सिंगल कैपेसिटर आएगा यहाँ पे, ये समझ लीजिए। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या है, CE डैश। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, CE डैश। ठीक है ना, ये हो गया B। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आया था, C3 + C4। ठीक है, अभी ये दोनों को क्या में है, ये दोनों है आपके सीरीज़ में। ठीक है, ये दोनों अगर सीरीज़ में है, तो फिर हम ये इसको और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यूजिंग द फार्मूला, है ना। कौन सा वाला फार्मूला, कि अगर दो कैपेसिटर सीरीज़ में है, तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो रेसिप्रोकल होगा, वो बाकी दो के रेसिप्रोकल का सम होगा। ठीक है, तो अगर इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस CE है और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस CE डैश है, तो इन दोनों को अगर हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा, सपोज इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है CE डबल डैश, समझ लीजिए CE डबल डैश है इन दोनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, 1/,
सी ई डबल डैश इज इक्वल्स टू इसका कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल का सम, सो 1 इसका कैपेसिटेंस कितना है सी ई प्लस 1 इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है सी ई डैश, ठीक है। यहाँ से हम लोग सी डबल डैश निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइप 2 का एक फर्स्ट एग्जांपल है। तो टाइप 2 का और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ऐसा कैपेसिटर ऐसे अरेंज किया हुआ है, दिस इज ए और दिस इज बी। सपोज इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका C2, इसका C3, इसका C4, ठीक है। अभी हम लोगों को ये पूरे सिस्टम का ए और बी टर्मिनल के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, इन दोनों को रिजॉल्व करना है, चारों कैपेसिटर को, ठीक है। तो हम लोगों को क्या पता कि पहले तो यहाँ से दिख रहा है कि C1 और C2 सीरीज़ में, और यहाँ से ये दिख रहा है कि C3 और C4 सीरीज़ में, ठीक है। तो पहले इजी वाला रिजॉल्व कर लेते हैं। पहले ये दोनों सीरीज़ में है, ठीक है। इनको अगर रिजॉल्व करेंगे तो सपोज इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सी ई, ठीक है। तो हम लोग सी कैसे निकालेंगे, यूजिंग द फार्मूला 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। तो यहाँ से सी का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो दो कैपेसिटर है इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में है ना। सपोज इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सी ई डैश, ठीक है। तो सी ई डैश कैसे निकालेंगे हम लोग, 1/C डैश इज इक्वल्स टू 1/C3 प्लस 1/C4, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करके हम लोग सी डैश निकाल सकते हैं। तो सी कौन सा कैपेसिटेंस हुआ, इन दोनों को रिजॉल्व करके जो सिंगल वाला कैपेसिटर है उसका, तो उसको अगर हम लोग रीड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, ये ए हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोगों ने वो किया, रिजॉल्व किया करके एक सिंगल कैपेसिटर में रिप्लेस कर दिया। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है सी ई, तो इसका भी कैपेसिटेंस क्या हो गया सी ई, हाँ। सिमिलरली नीचे के दो जो कैपेसिटर है उनको रिजॉल्व करके क्या आया, एक सिंगल कैपेसिटर आया, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आया सी डैश एस बी, ठीक है। अभी ये दोनों क्या में है, ये दोनों है आपके पैरेलल में। हम लोग पैरेलल वाला फार्मूला यूज़ करके इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। सपोज अगर इन दोनों को हम लोगों ने रिजॉल्व किया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है सपोज सी ई डबल डैश है, तो पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट तो सीधा उन लोगों को ऐड करने से आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा डायरेक्टली सी ई प्लस सी ई डैश, ठीक है। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सब C1 C2 C3 जो है, ये सब कैपेसिटेंस जो है, ये सब क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा, है ना। इसका कितना फैरेड का है ये C1 C2 C3 C4, बस वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो ये टाइप 2 का था, दो सीरीज़ और पैरेलल दोनों तरीके का हम लोगों ने किया है टाइप 2 में, ठीक है। अब ये आएगा टाइप 3। बोर्ड एग्ज़ाम में ये 6 टाइप में पढ़ाऊँगा, एम्बोस और CBSE में भी इससे ज़्यादा टफ नेटवर्क नहीं मिलेगा आप लोग को एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये 6 के 6 अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिए टाइप 1 से लेके 6 तक, तो कोई ना कोई इन्हीं में से आ जाएगा और आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो टाइप 3 कैसा है, सपोज एक हम लोग सिस्टम लेते हैं, एक कैपेसिटर ऐसे, 3 कैपेसिटर ऐसे लगे हुए, ठीक है। सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया,
ये अगर सिंपली ऐसा है, सपोज दिस इज, इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका है C2, इसका है C3, तो हम इन तीनों का इक्विवेलेंट आराम से निकाल सकते हैं। अगर CE होगा इसका इक्विवेलेंट तो 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, डायरेक्टली फार्मूला में बिठा सकते हैं सीरीज़ वाला। लेकिन अभी अगर क्या किया कि यहाँ से एक वायर ऐसे लाके यहाँ कनेक्ट कर दिया और यहाँ से एक वायर ऐसे लाके ऐसे कनेक्ट कर दिया। अभी बोला कि ये सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, क्योंकि ये और ये तो अभी सीरीज़ में नहीं रहा क्योंकि बीच में जंक्शन आ गया, और ये भी सीरीज़ में नहीं रहा क्योंकि बीच में जंक्शन आ गया, ठीक है ना। तो जब एक्स्ट्रा ऐसा वायर अटैच किया हुआ हो उस नेटवर्क पे, तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर ए और बी दिया हुआ है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ रह सकता है ना। लेकिन हम लोगों को तो सिर्फ ए और बी के बीच में जो नेटवर्क है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि ये जो सिस्टम है ये किसी न किसी एक पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। हम लोग उसको इमेजिन कर लेंगे, इसको रफ में करेंगे हम लोग जब एग्ज़ाम में लिखेंगे रफ में। तो सपोज़ ये जो बैटरी लगा हुआ है यहाँ पे, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है। आप लोगों को पता है एक बैटरी को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं, दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज़ द नेगेटिव टर्मिनल। अगर इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है इसमें पोटेंशियल है V और नेगेटिव टर्मिनल जो है इसमें पोटेंशियल है 0, तभी जाके जो डिफरेंस है V माइनस 0 इक्वल्स टू V, जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है ये, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल है इसमें पोटेंशियल होगा V और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसमें पोटेंशियल होगा 0, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने इमेजिन किया है कि ये कनेक्ट किया हुआ है तो ये पोटेंशियल ऐसे यहाँ से चार्ज फ्लो होगा, है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल V होगा, ठीक है। अब ये वायर है, इस वायर से भी सेम पोटेंशियल फ्लो होगा, ओके, यहाँ पे भी V पहुँचेगा, है ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब बैटरी कनेक्ट करता है चार्ज फ्लो होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है इसका V जो है पोटेंशियल, ये भी ऐसे फ्लो होगा, ओके। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा V, यहाँ पे भी V, यहाँ पे भी V, हर एक पॉइंट में V होगा, लेकिन हम लोग जहाँ पे जंक्शन है सिर्फ वहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया पोटेंशियल V, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वायर कनेक्टेड है तो वो पोटेंशियल उस वायर से भी कनेक्टेड वो होगा, फ्लो होगा, तो यहाँ पे भी हो गया V। इस तरफ है 0, तो 0 मतलब तो फिर यहाँ से इस पॉइंट पे भी 0 होगा, है ना, तो इस पॉइंट पे भी 0 होगा क्योंकि वायर है, बीच में कोई जंक्शन नहीं है, सीधा वायर है, तो यहाँ से यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, लेकिन इस तरफ नहीं जाएगा 0 क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर है। और ये जो पोटेंशियल है V, तो यहाँ से यहाँ तक आके यहाँ तक आया है, यहाँ पे इस तरफ नहीं जा सकता कि यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ये V इस तरफ फ्लो नहीं हो सकता इस कैपेसिटर की वजह से। यहाँ पे खाली वायर था इसलिए यहाँ से चला जाके यहाँ पे पोटेंशियल हो गया V, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो A है, A में पोटेंशियल कितना है V है ना, और B जो है इसमें पोटेंशियल कितना है 0 है, ठीक है। तो A और B हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे A है जहाँ पे पोटेंशियल है V और B है जहाँ पे पोटेंशियल है 0, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस है C1 और ये कैपेसिटर V पोटेंशियल और 0 पोटेंशियल के बीच में है, तो V और 0 के बीच में मतलब यहाँ पे होगा, ये हो गया V और 0 के बीच में कैपेसिटर C1, ठीक है। तो कैपेसिटर C2 है वो किसके बीच में, 0 और V के बीच में, मतलब V और 0 के बीच में सेम बात है, ठीक है। तो C2 जो है वो भी किस में होगा, V और 0 के बीच में, ठीक है। और जो C3 है, C3 भी किसके बीच में है, V है यहाँ पे, 0 है यहाँ पे, तो V और 0 के बीच में है C3। तो सिमिलरली यहाँ से हम लोग और एक कैपेसिटर बना सकते हैं C3 जो V और 0 के बीच में, तो ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क रिजॉल्व हो गया इसमें। तो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, ये तीनों किस में है, पैरेलल में है ना। तो इन तीनों का अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है CE, तो CE कैसे निकलेगा, पैरेलल में है तो सीधा क्या होगा, प्लस होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, जो आंसर आएगा वही होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट, ठीक है।
ये हो गया टाइप 3। तो अगर ऐसा टाइप का आपको दे तो ये वाला जो डायग्राम है, जो इमेजिनरी आप लोगों ने सोचा है कि यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट करते, इसको रफ में करो। करने के बाद ये जो डायग्राम था इसको रिजॉल्व करके ऐसा एक डायग्राम बना के इसको पैरेलल में सॉल्व करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो। ठीक है। सो इसके बाद ये टाइप 3 हो गया। सो अभी हम लोग करेंगे टाइप 4। ठीक है। टाइप 4 कैसा है, जैसे इसी कॉन्सेप्ट से होगा, अभी जो किया हम लोगों ने उसी कॉन्सेप्ट से होगा, बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जो डायग्राम होगा, जो नेटवर्क होगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। टाइप 4 में कैसा होगा, जैसे हम लोगों ने एक नेटवर्क लिया ऐसे, ऐसा, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट ऐसे आके ऐसे आया, सपोज ये पॉइंट हो गया बी, ये हो गया ए, इसका कैपेसिटेंस हो गया C1, इसका C2, इसका C3। ठीक है। तो हम लोग को बोला है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। ठीक है। सिमिलरली लास्ट वाला जो किया था हम लोगों ने, एक ऐसा बैटरी या ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स इमेजिन करके हम लोगों ने सॉल्व किया था, वैसे ही करेंगे। तो ए और बी है यहाँ पे, तो मान लो कि ए और बी एक बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस है वी। ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल में हो गया पोटेंशियल वी, नेगेटिव टर्मिनल में हो गया पोटेंशियल 0। ठीक है। तो ये वी कहाँ से ट्रेवल होगा, यहाँ से चार्ज फ्लो होगा इस तरफ, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल वी। ठीक है। इस तरफ पोटेंशियल वी क्रॉस नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है। जहाँ से सिर्फ वायर दिखेगा वहाँ से पोटेंशियल हम लोग फ्लो करा सकते हैं। सो यहाँ पे वी हो गया, तो यहाँ पे वी, तो 0 यहाँ पे है, तो 0 यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पे भी 0 होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये दोनों तो सीरीज़ में, क्योंकि बीच में कोई जंक्शन नहीं है। ठीक है। इन दोनों का प्रॉब्लम नहीं, इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बाकी बच्चा ये, ठीक है, ये जो है इसको क्या करेंगे, एक्चुअली डायग्राम मैंने कंप्लीट नहीं किया। यहाँ से और एक वायर कनेक्टेड है जो यहाँ तक लगा हुआ है। ये डायग्राम ऐसा था। ठीक है। तो ये कंप्लीट डायग्राम था। तो ये डायग्राम ऐसा था। ठीक है। तो हम लोग को ए और बी के बीच में पोटेंशियल वो करना था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना था। तो ऐसे हम लोगों ने एक बैटरी कनेक्ट किया, इसका पोटेंशियल रहा वी, तो यहाँ से यहाँ पे वी गया, तो वी यहाँ पे भी रहेगा। इस तरफ नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर है, लेकिन ऊपर से जा सकता है, जाके इस पॉइंट पे आके पोटेंशियल क्या बनेगा, वी बनेगा। और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल था तो 0 था, तो 0 यहाँ से जाके यहाँ पे भी 0 हो गया, है ना। तो अभी हम लोग को क्या पता कि ए में पोटेंशियल क्या है, वी है, और बी में क्या है, पोटेंशियल 0 है। तो फिर से वैसा डायग्राम बनाते हैं, ए और बी, ए में है पोटेंशियल वी और बी में है पोटेंशियल 0। ठीक है। तो C1 और C2 दोनों एक साथ है, तो हम लोग इन दोनों को एक साथ उठाएंगे, अलग नहीं करेंगे। तो C1 और C2 दोनों कौन से पोटेंशियल के बीच में है, एक V और एक 0 के बीच में। तो V और 0 के बीच में दोनों को हम लोग प्लेस कर देते हैं। दोनों का हो गया। अभी बचा थर्ड C3। C3 किसके बीच में, एक तो 0 और एक V के बीच में, मतलब V और 0 के बीच में, बस एक ही बात हो गया। ये हो गया V और ये हो गया 0, V और 0 के बीच में आ गया। ठीक है। इसका कैपेसिटेंस है C3। तो अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी है सीरीज़ में। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर CE है तो CE को हम लोग कैसे निकालेंगे, 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ से C निकल आएगा। तो इन दोनों को मिला के एक सिंगल कैपेसिटर हो गया जिसका कैपेसिटेंस है CE। अभी CE और C3 दोनों किस में है, पैरेलल में है।
तो इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे सी और C3 को, तो क्या आएगा, C और C3 दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CE डैश है तो उसका वैल्यू क्या होगा, सिंपली हम लोग पैरेलल में क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, एक होगा CE और एक होगा C3। तो CE डैश जो आएगा ये हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट, ये पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब ये जो क्वेश्चन इनिशियली दिया हुआ था इसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, CE डैश का जो वैल्यू आएगा वही होगा। ठीक है, ये हो गया टाइप 4। नेक्स्ट होगा टाइप 5। ठीक है, टाइप 5 जो है यहाँ पे इनफाइन एक सीरीज रहेगा पूरा, एक जो कैपेसिटर का एक सेट रहेगा उसका सीरीज रहेगा, सीक्वेंस रहेगा इन्फिनिटी तक, बहुत बड़ा सिस्टम है। ठीक है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ये पूरा गया इन्फिनिटी तक। ठीक है, सपोज ये हो गया 2 फैरेड, फैरेड क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, ये सब इसका वैल्यू है 2 फैरेड, इसका वैल्यू है 3 फैरेड, इसका फिर से 2 फैरेड, इसका 3 फैरेड, इसका 2 फैरेड, इसका 3 फैरेड, ऐसे चलता रहेगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये A ये B, तो A और B के बीच में हम लोगों को क्या बोला है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले तो हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना है कि रिपीटिंग यूनिट कौन सा है, कौन सा यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम लोग को दिख रहा है कि ये वाला जो यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है 2 फैरेड और 3 फैरेड का जैसा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है, तो वैसे ही चल रहा है आगे। ठीक है, तो एक यूनिट को छोड़ के बाकी को हम लोग क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, सिर्फ इसको रखेंगे, एक यूनिट को रखेंगे। ठीक है, तो सपोज ये जो यूनिट हम लोगों ने लिया है, एक इसको छोड़ के, ये 2 फैरेड और 3 फैरेड के एक जो सेट है इसको छोड़ के बाकी जो हम लोगों ने यूनिट लिया है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग मान लेते हैं A है। ठीक है, अगर उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस A है तो उसको हम लोग ऐसे रिड्रॉ कर सकते हैं, ये, क्योंकि ये जो है ये पूरा जो सेट है यहाँ से लेकर लास्ट तक उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता रहे A है, इसको हम लोगों ने इससे रिप्लेस कर दिया। और ये कितना था, ये था 2 फैरेड, ये था 3 फैरेड, यहाँ पे था A, यहाँ पे था B। सॉल्व हो गया, हम लोगों ने इसको ले लिया A। तो इतना बड़ा डायग्राम हम लोग नहीं बना के एक सिंगल कैपेसिटर बना देते हैं जिसका कैपेसिटेंस A लिख देते हैं, क्योंकि इसका तो हम लोगों ने A ले ही लिया है इस पूरे सिस्टम का, सिर्फ एक वाला यूनिट छोड़ के, एक पूरा सेट छोड़ के, 2 फैरेड 3 फैरेड का एक जो यूनिट है इसको छोड़ के बाकी जो यूनिट है उसके A ले लिया, उसको रिप्लेस कर दिया एक कैपेसिटर से जिसका कैपेसिटेंस है A। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3 फैरेड और A जो है ये दोनों सीरीज़ में है क्योंकि बीच में कोई जंक्शन नहीं है। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर CE है इन दोनों का, तो CE का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग को, उधर 1/C विल बी 1/3 फैरेड प्लस 1/A। तो CE का वैल्यू आ जाएगा A के टर्म्स में आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल कैपेसिटर से जिसका कैपेसिटेंस होगा CE। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग रिड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा, ये यहाँ से। ठीक है, ऐसा यहाँ से तो ये वाला है ऑलरेडी, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया CE, क्योंकि इन दोनों को हम लोगों ने सॉल्व करके एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया, और इसका तो 2 फैरेड था, ये 2 रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों हो गया किसमें, पैरेलल में। तो इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर CE डैश है
तो उसका वैल्यू क्या होगा, हम लोग को पता है कि पैरेलल में जब रहता है उसको सिंपली हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो सी डैश है ये क्या है, सी डैश हो गया ये जो पूरा जो कैपेसिटर का सिस्टम है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। हम लोगों ने क्या लिया था कि ये जो पूरा सिस्टम है यहाँ से लेके यहाँ तक इन्फिनिटी तक है, बहुत सारा ऐसा रिपीटिंग यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये पूरा जो है सेट इसका मिला के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोगों ने निकाला था ए, ठीक है। तो अगर ये पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर ए होगा तो ये पूरे सिस्टम के साथ अगर ये भी इंक्लूड हो गया ये वाला तो उसका भी यही होगा, क्योंकि इससे तो ज़्यादा कुछ चेंज होने नहीं वाला, क्योंकि इसके इन्फिनिटी तक है। ऐसे रिपीटिंग यूनिट बहुत है इसके पास, मिलियन एंड मिलियन एंड मिलियन बहुत सारे हैं, तो उसके साथ अगर एक और रिपीटिंग यूनिट ऐड हो गया इसमें तो इस पूरे एंटायर सिस्टम का इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस यही रहेगा, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, है ना। और ये पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस तो हम लोगों ने निकाला ऑलरेडी, जो है सी डैश, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, ये ए हो गया, है ना। कि सी डैश इज व्हाट, सी डैश होता है आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम, और ये सिस्टम कहाँ से आया, यहाँ से, और ये सिस्टम कहाँ से आया, यहाँ से, तो अल्टीमेटली पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया, ए ही आया, है ना। तो यहाँ पे ए का वैल्यू बिठाओ 2 प्लस सी का वैल्यू जो है ए के टर्म्स में जो यहाँ से हम लोग को मिलेगा वो यहाँ पे पुट करो, ठीक है ना, करके ए का वैल्यू निकालो, तो ए क्या हो जाएगा, ये पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। अभी जो लास्ट है वो है टाइप 6, टाइप 6 जो है लास्ट है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रिंसिपल आएगा, ठीक है, एक ऐसा प्रिंसिपल जो हम लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी फॉलो करना है। सो टाइप 6 हम लोग करते हैं। टाइप 6 जो है वो हो गया आपका वुडस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के ऊपर होगा, ठीक है। वुडस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, वुडस्टोन ब्रिज के ऊपर होगा। तो वुडस्टोन ब्रिज क्या है, वुडस्टोन ब्रिज वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वुडस्टोन ब्रिज क्या होता है, एक नेटवर्क होता है कैपेसिटर का, रेजिस्टर का भी होता है, वो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक कैपेसिटर का एक ऐसा नेटवर्क जो बैलेंस्ड हो, ठीक है। तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि वुडस्टोन ब्रिज होता कैसा है। एक ऐसा नेटवर्क, सपोज ए है यहाँ पे, जैसे टर्मिनल ए है, कैपेसिटर ऐसे अरेंज किया हुआ, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और बीच में, ठीक है। सपोज दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, और इसको या तो ए बी दो या तो किसी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सपोज इसका कैपेसिटेंस हो गया C1, इसका C2, इसका C3, इसका C4, ठीक है। तो ये वुडस्टोन ब्रिज कब होगा, जब ये ब्रिज बैलेंस्ड होगा, और बैलेंस होने का कंडीशन क्या है कि अगर ये जो कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C1 और ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस है C2, इसका जो रेशियो है C1/C2, इसका रेशियो अगर इस कैपेसिटेंस और इस कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल हो गया, दैट इज C1/C2 और C3/C4, अगर ये वैल्यू सेम हो गया तो ये ब्रिज जो है क्या हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है। ये ब्रिज क्या होता है, बैलेंस्ड होता है। बैलेंस्ड मतलब क्या, यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है और यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D इज 0। तो अगर C और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो फिर यहाँ से कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, क्योंकि चार्ज का फ्लो होता है जब देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। सो अगर यहाँ पे कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा तो इस कैपेसिटर का कोई काम नहीं है यहाँ पे, है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, रिप्लेस कर सकते हैं इस कैपेसिटर को। तो अगर ये ब्रिज जो है बैलेंस्ड है, मतलब ये वाला कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है,
तो ये वाला जो है बीच में कैपेसिटर, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। मीन्स इफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो हम लोग उसको कैसे रिड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे। ऐसे हम लोग इसको रिड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये बैलेंस्ड है ब्रिज, जिसका कंडीशन ये है, ये अगर सेटिस्फाई हो गया मतलब ब्रिज बैलेंस हो गया। ब्रिज बैलेंस होना मतलब ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी के बीच में, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ज़ीरो होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में ज़ीरो होने का मतलब कि यहाँ पे कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा इस लाइन पे, ये जो ब्रिज है इस पर कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। और अगर चार्ज फ्लो नहीं होगा तो एक कैपेसिटर का कोई काम नहीं, यहाँ पे कोई चार्ज स्टोर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इस कैपेसिटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसको रिमूव करने से ये आएगा, जो इफेक्टिव नेटवर्क है, जो रिजल्टेंट नेटवर्क आएगा, ये आएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला और ये वाला किस में, सीरीज़ में है ये दोनों, इसको सीरीज़ वाले से सॉल्व करो। फिर ये वाला और ये वाला किस में है, ये दो भी सीरीज़ में, इसको भी सॉल्व करो। फिर इसका ही इक्विवेलेंट आएगा, इसका भी एक इक्विवेलेंट आएगा, दोनों पैरेलल में होगा। तो अल्टीमेटली सॉल्व करने से ये पूरे नेटवर्क का क्या आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये था व्हीटस्टोन ब्रिज। तो उसके बेसिस पे हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे, तो पता हो जाएगा कि कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। ये जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। ये हर एग्ज़ाम में पूछता है, बोर्ड एग्ज़ाम में स्पेशली ये वाला क्वेश्चन आता है। तो ऐसा है, दिस इज़ पॉइंट एक्स, ये भी हम लोग नहीं लेंगे इस बार, एक्स और वाई ले लेते हैं, इस तरफ एक्स उस तरफ वाई। तो नेटवर्क हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया, इस तरफ हो गया वाई, ठीक है। यहाँ से जो है यहाँ तक और एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ से जो है और एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, ऐसे, ठीक है। तो सपोज इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका है C2, इसका है C3, इसका है C4 और इसका है C5, ठीक है। तो हम लोग को इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। तो अगर हम लोग पहले वाले मेथड से करें, जैसे हम लोगों ने किया था, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट कर दिया, ठीक है, V और ज़ीरो करके, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या आएगा, V आएगा। यहाँ पे पोटेंशियल क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। यहाँ पे ज़ीरो आएगा, है ना। लेकिन ये जो V है इस तरफ क्रॉस नहीं होगा, और ये जो V है ये इस तरफ भी क्रॉस नहीं होगा, क्योंकि वायर नहीं है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा, तो यहाँ पे V है। सो अंदर का पोटेंशियल हम लोग को पता नहीं। इस तरफ से यहाँ पे अगर ज़ीरो होगा, यहाँ पे भी ज़ीरो होगा, इस तरफ तो आगे नहीं बढ़ेगा पोटेंशियल, और नीचे से यहाँ पे भी कैपेसिटर लगा हुआ है, आगे भी नहीं बढ़ेगा। तो इस पॉइंट का भी हम लोगों को पोटेंशियल पता नहीं होगा। तो ये इस मेथड से नहीं होगा। ये कैसे होगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से होगा। हमेशा याद रखो कि अगर ऐसा सेट बनाया हुआ है जिसमें 1 2 3 4 5 कैपेसिटर लगा हुआ है, तो दिमाग में ये रखना कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है, ठीक है। क्योंकि वो पहले वाले टेक्निक से तो हम लोग का नहीं आ रहा था ये सोल्यूशन, है ना। तो इसको ये जो डायग्राम है इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे सही से, ठीक है। तो ये वाला था हम लोग का ये सिस्टम कैपेसिटर का। इसको हम लोग तो पहले वाले मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग ने इमेजिन कर भी लिया कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V लगा हुआ है, तो फिर इस पॉइंट का और इस पॉइंट का हम लोग को पोटेंशियल जो है वो पता नहीं होगा, तो सॉल्व करना प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि ऐसा टाइप का जब सिस्टम रहे जिसमें 1 2 3 4 5 कैपेसिटर रहे, तो अगर 5 रहे तो आप समझ जाओ कि शायद व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है, जैसे कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, इसको अगर हम लोग रीअरेंज करेंगे सही से तो शायद कैपेसिटर बन सकता है। कि ये जो कैपेसिटर है इसको ऐसे घुमा दिया, है ना, ये जो ऊपर का सिस्टम है इसको ऐसे घुमा दिया, तो उसको रीअरेंज करने से शायद व्हीटस्टोन ब्रिज बन सकता है, और शायद बैलेंस भी हो, ठीक है ना।
तो ये जो कैपेसिटर है, क्वेश्चन ये है, ठीक है, दिस द क्वेश्चन, और जो वैल्यू दिया हुआ है उस कैपेसिटर जो C1 है उसका वैल्यू है 4 फैरेड, C2 जो है दिया हुआ है 7 फैरेड, C3 जो है C3 आपका दिया हुआ है 5 फैरेड, ठीक है, 5 फैरेड। C4 जो है वो दिया हुआ है 10 फैरेड, और C5 जो है वो दिया हुआ है 2 फैरेड। सबका वैल्यू दिया हुआ है, बोला है कि ये पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो जो पॉइंट्स है, जो जंक्शन है, इसको हम लोग कुछ इंडिकेशन देते हैं, जैसे ये ए हो गया, ठीक है, इस पॉइंट को मान लिया बी, और इस पॉइंट को मान लिया सी, इस पॉइंट को मान लिया डी, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। जैसे ए और बी जो है, ए और बी के बीच में कैपेसिटर है, ठीक है, ए और सी जो है, ए और सी के बीच में कैपेसिटर है, बी और सी के बीच में कैपेसिटर है, सी और डी के बीच में कैपेसिटर है, और डी और बी के बीच में कैपेसिटर है, ठीक है। तो हम लोग ए से स्टार्ट करते हैं, ये फर्स्ट में है, ठीक है। तो अगर ए से स्टार्ट करेंगे तो सपोज अगर ये हो गया ए, ठीक है, ए के साथ कौन सा कैपेसिटर लगा हुआ है, ए के साथ एक तो लगा हुआ है C1 और एक लगा हुआ है C4। C1 जो है इसका एंड कहाँ पे होगा, बी में, और जो C4 है इसका एंड कहाँ पे होगा, सी में। तो इसको बनाते हैं, एक C1 बनाते हैं ऐसे, एक C1 बनाते हैं। C1 का एंड कहाँ पे होता है, ए के बाद C1 का एंड होता है बी पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना देते हैं बी, ठीक है। और ए के साथ और एक कौन सा कैपेसिटर है, C4 है, जिसका एंड होता है सी में, ठीक है। एक के साथ और एक लाइन यहाँ पे बना देते हैं हम लोग, कैपेसिटर है C4 जो कहाँ पे एंड हो रहा है, सी में, तो उसका एंड पॉइंट क्या लेंगे हम लोग, सी, ठीक है। अब यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, बी के साथ कौन सा कनेक्टेड है वो देखते हैं। इस तरफ ए के साथ तो हो गया, बी के साथ कनेक्टेड है C5, है ना, C5 कनेक्टेड है जो कहाँ पे ख़त्म होता है, डी पे। तो बी के साथ हम लोग एक कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं C5, ठीक है, जो कहाँ पे, जहाँ पे एंड होगा डी पे, ठीक है। अब ये हो गया क्या, सी और डी, यहाँ पे देखते हैं सी और डी का है, सी और डी के बीच में कैपेसिटर है क्या, C3। तो हम लोग सी और डी के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया C3। बचा कौन सा, 1 2 3 4, 4 हो गया, कौन सा कैपेसिटर बचा है, C2 बचा है। C2 किसके बीच में, B और C के बीच में। तो ये हो गया B, ये हो गया C, तो इसके बीच में हम लोग कैपेसिटर लगा देते, कौन सा वाला, C2, ठीक है। यहाँ पे X है इस तरफ, और इस तरफ क्या है, Y है। तो ए जो है, ए पॉइंट, ए का एक टर्मिनल होगा X और डी का एक टर्मिनल होगा Y, ठीक है। ए का एक टर्मिनल होगा X और डी का एक टर्मिनल होगा Y। सो X और Y के बीच में हम लोगों का कैपेसिटेंस निकालना, मतलब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि वुडस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो अगर ये है जो नेटवर्क है, तो अगर वुडस्टोन ब्रिज हम लोग को बैलेंस रखना है तो कंडीशन क्या होना है कि ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर का जो रेशियो, दैट इज C1/C5, वो किसके बराबर होना पड़ेगा, C4 और C3 के। दैट शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, C1/C5 शुड बी इक्वल टू C4 इसका और इसका रेशियो है C3। C1 और C5 का वैल्यू क्या है यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, C1 है 4 फैरेड और C5 है 2 फैरेड। तो हो गया 4/2 इक्वल्स टू C4 और C3। C4 है 10 और C3 है 5, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 5। तो 4/2 इज़ 2, 10/5 इज़ 2।
तो रेशियो इक्वल हो गया, दैट इज द ब्रिज इज बैलेंस्ड। आपने क्या बोला था, अगर ब्रिज बैलेंस हो तो ये जो बी है और सी है इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ज़ीरो होगा। ज़ीरो होने का मतलब कि ये जो कैपेसिटर है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जो नया कैपेसिटर है, नया सिस्टम ऑफ कैपेसिटेंस है, कैसा बनेगा उसको हम लोग रीड्रॉ करेंगे। तो ये ऐसा बनेगा, ये हो गया ए, ठीक है, ये हो गया C1, यहाँ से हो गया बी, ठीक है, यहाँ से हो गया C5, यहाँ से हो गया C4, यहाँ से हो गया C, यहाँ से हो गया C3, और ये पॉइंट जो है ये हो गया D, यहाँ पे Y, यहाँ पे X। ठीक है, क्योंकि बीच वाला हम लोग रिमूव कर दिया, क्यों, क्योंकि बैलेंस हो चुका था, बैलेंस होने से इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो, सो ये वाला हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या देखें कि ये वाला और ये वाला जो है ये दोनों किस में है, ये दोनों है सीरीज़ में, और ये वाला और ये वाला जो है कैपेसिटर ये दोनों किस में है, ये दोनों भी सीरीज़ में है। तो इसको सीरीज़ वाले से सॉल्व करेंगे, इसको भी सीरीज़ वाले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो C1 और C5 अगर इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सपोज CE हुआ तो हम लोग CE को कैसे निकालेंगे, CE को ऐसा निकालेंगे 1/CE इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C5। C1 और C5 मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो ये होगा CE, तो ऐसे CE का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और C4 और C3 जो है इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर C डैश है तो हम लोग दोनों सीरीज़ में तो कैसे निकालेंगे, C डैश इक्वल्स टू 1/C4 और 1/ दूसरा कौन सा है C3। तो यहाँ से हम लोगों को क्या आएगा, C डैश का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, एक हो गया CE जो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, जो इन दोनों को मिला के जो कैपेसिटर होगा वो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस CE होगा, और इन दोनों को रिजॉल्व करके जो कैपेसिटर होगा उसका कैपेसिटेंस होगा C डैश। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको रीड्रॉ करें तो कैसा होगा, सपोज ये है A, ठीक है, A से फिर ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा जाएगा, ये हो गया CE है ना, ये CE हो गया जो हम लोगों को C1 और C5 सॉल्व करके मिला, और एक जो है हो गया CE डैश जो हम लोग को C4 और C3 का इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस मिला। ठीक है, सपोज ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, ये तो Y और ये X। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करना तो बहुत ही ईजी है। ये दोनों किस में है, ये दोनों के पैरेलल में, तो इन दोनों को मिला के अगर हम लोग एक कैपेसिटर बनाए, सिंगल कैपेसिटर, सपोज इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C डबल डैश। अब ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में होने से इन दोनों का इक्विवेलेंट जो होगा कैसे होगा हम लोग को पता है, सिंपली इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसका कैपेसिटेंस है CE और इसका कैपेसिटेंस है C डैश। ठीक है, तो जो C डबल डैश है ये हो गया क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क या सिस्टम। कौन सा नेटवर्क, जो ये वाला नेटवर्क हम लोगों को इनिशियली मिला था, इसका ये पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, C डैश। ठीक है, तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है शायद एक बार एम्बोस में। तो ये जो टाइप 6 टाइप्स हम लोगों ने किया, तो इसको अगर सही से आप प्रैक्टिस करो तो बोर्ड एग्ज़ाम में इसी के अंदर कुछ ना कुछ आ जाएगा। और एम्बोस में बहुत इजी क्वेश्चन देता है, कैपेसिटर आपका सीरीज़ में या पैरेलल में होगा, उसका सिंपली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने देते हैं, जो हम लोग सिंपली फार्मूला से निकाल सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिया तो ये जो हम लोगों ने 6 टाइप्स किए उन 6 के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो NCERT बुक में प्रॉब्लम है शायद, उसको आप प्रैक्टिस करो, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, थैंक यू।